अब जो हम आपको बता रहे थे, आपको आतंक के उस टॉपर से मिलवाते हैं जिसने खूब पढ़ाई लिखाई की, डिग्री हासिल की, एमबीबीएस की, मरीजों का इलाज करने के लिए हिपोक्रेटिक ओथ ली थी। हिपोक्रेटिक ओथ जानते हैं आप? एक तरीके से ये प्रॉमिस होता है कि किसी भी सूरत हाल में हम इंसान की जान बचाएंगे, लेकिन वो सेवा आतंकियों की कर रहा था। इसका नाम है डॉक्टर अदील। टीवी 9 भारतवर्ष की इन्वेस्टिगेशन में हमें वो मार्कशीट मिली है, पहले मार्कशीट और अब चार्जशीट भी है, खैर जिसे आप डॉक्टर अदील की टेरर शीट भी कह सकते हैं, जिससे हमें यह पता चला है कि पढ़ाई में जो अदील 100 में से 99 नंबर लाता था, लेकिन आखिर में वो आतंक के गणित का टॉपर बना। हम आपको आतंक के इस डॉक्टर अदील अहमद की यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की वो मार्कशीट दिखा रहे हैं जिसमें वो अव्वल दर्जे का स्टूडेंट था, लेकिन उसने इतना पढ़ना और इतना पढ़ने लिखने के बाद भी जैश का एजेंट बनने का फैसला कर लिया। आज हम आपको अदील की 10वीं की मार्कशीट दिखाते हैं, जिसे वो लोग जरूर देखें जो उसे और दिल्ली ब्लास्ट के बागी गुनहगारों को भटका हुआ नौजवान बता रहे हैं। मसूद के फैन क्लब के मेंबर डॉक्टर अदील की 10वीं क्लास में अंग्रेजी में 100 में से 88 नंबर थे, बावजूद इसके अदील हथियारों की डिक्शनरी का मास्टर बना और आतंक का टॉपर बनने का फैसला किया। 10वीं क्लास में अदील के गणित में 100 में से 99 अंक थे, बावजूद इसके वो अपनी टेरर टीम में नए आतंकी जोड़ने में माहिर बन गया। अदील के 10वीं के विज्ञान के सब्जेक्ट में 100 में से 98 नंबर थे, लेकिन विस्फोटकों और हथियारों का ज्ञान उसने कूट कूट कर जमा किया था। इसी तरह सामाजिक विज्ञान में अदील के 100 में से 82 नंबर आए, लेकिन फिर भी अदील समाज में नफरत करने में टॉपर बना। यानी इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद अदील ने आतंक का रास्ता चुना, जैश का एजेंट बनने का फैसला किया। और इसीलिए अंग्रेजी की एक लाइन है, अ गुड लाइफ वेस्टेड। यह दिखाने के लिए तो अस्पतालों में सीनियर फिजिशियन बनकर काम कर रहा था और इसकी कमाई सालाना करीब 60 लाख रुपए, यानी पर मंथ 5 लाख रुपए, लेकिन असलियत में अदील आतंक का फिजिशियन बना और जिसे आरोपों के अनुसार जैश ए मोहम्मद के हथियारों के इंतजाम की जिम्मेदारी दी गई। डॉक्टर अदील को लेकर हमें एक और खबर मिली है, जिससे यह साबित होता है कि आतंकियों की साजिश कितनी बड़ी और खतरनाक थी। दावा है कि डॉक्टर अदील अल फला की तर्ज पर मिनी आतंकी बेस बनाने की तैयारी कर रहा था। उसने सरसावा एयरफोर्स स्टेशन के 20 किलोमीटर के दायरे में ठिकाना चुना था और यह वही अस्पताल है जिसमें वो काम करता था। इसीलिए सवाल यह है कि क्या सहारनपुर का सरसावा एयरफोर्स स्टेशन भी आतंकियों के टारगेट पर था? अदील के बारे में पता चला है कि वो फेमस अस्पताल में अपने आतंकी साथियों को रखवाने का दबाव बना रहा था। यह भी दावा है कि अदील अल फला यूनिवर्सिटी में काम करने वाले आतंकी डॉक्टर मुजमिल को सहारनपुर लाना चाहता था, जो नए लोगों का ब्रेन वॉश करने में माहिर था, और यही काम उसे सहारनपुर में भी सौंपा जाना था। जो खबरें आ रही हैं उससे यह भी सवाल है कि क्या दिल्ली के साथ यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड को भी टारगेट करने का कोई प्लान था? हम आपको सहारनपुर के 2 अस्पतालों से एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें अदील के कई राज हैं। इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं, इसी फेमस मेडिकेयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर अदील काम कर रहा था। सबसे पहले अगर बात करें तो डॉक्टर अदील ने यहीं के पास ही के वी ब्रॉस अस्पताल को चुना। कितने टाइम के लिए यहाँ पर रहे? सर यहाँ पे वो 2.5 से 3-3.5 महीने के लिए रहे। और यहाँ पर क्या, जब यहाँ होते थे तो कोई किताब, वीडियो कुछ देखा? वो अपनी ओपीडी में कुछ उनका टैबलेट था, उस पे वो कुछ कश्मीरी लैंग्वेज में कुछ चीजें देखते रहते थे। तो जैसे कोई जाता था बंद कर देते थे या चालू रहता था वो? सर वो बंद कर दिया करते थे। मैं खुद आश्चर्यचकित हूँ कि इतना हाईली स्किल्ड
जो 100 में से 99 नंबर लाने वाला आदमी हो, जिसके रिसर्च पेपर पब्लिश हो, वो रेडिकुलाइज कैसे हो सकता है। उन्होंने मेरे को कई बार अप्रोच किया कि मेरे मित्र हैं, सर्जन हैं, हज़ारों सर्जरी कर चुके हैं, और शायद मुझे नाम तो नहीं मालूम है, लेकिन उन्होंने मेरे से कई बार अप्रोच करने की कोशिश करी। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा अचंभित भी था कि डॉक्टर अंकुर चौधरी जिन्होंने सजेस्ट किया है, ये उनको रिप्लेस करके यहाँ पे सर्जन लाना चाहते हैं। अब उस अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी वो एक्सक्लूसिव खबर जिसने पूरे एजुकेशन सिस्टम को ही झकझोर दिया। ये तो आप सभी जानते हैं कि फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से दिल्ली धमाकों में शामिल आतंकी डॉक्टर का डायरेक्ट कनेक्शन है। आतंकी उमर से लेकर आतंकी शाहीन और मुज्जमिल तक यही प्रोफेसर थे। लेकिन अब अल फलाह यूनिवर्सिटी के बारे में जो बातें पता चली हैं वो फिक्र बढ़ाने वाली हैं। असल में कल प्रवर्तन निदेशालय ने अल फलाह ग्रुप के चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी को मनी लॉन्ड्रिंग और छात्रों को धोखा देकर पैसे जुटाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। उन्हें कल ही देर रात पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद उन्हें 13 दिन की ईडी कस्टडी में भेज दिया गया। लेकिन अब ईडी के सूत्रों से यह भी पता चला है कि इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी ने बीते कुछ वर्षों में अवैध तरीके से कुल 415 करोड़ रुपए जुटाए थे। ईडी का आरोप है कि अल फलाह ग्रुप ने अपनी वेबसाइट और प्रचार सामग्री में फर्जी NAAC ग्रेड और झूठी UGC मान्यता दिखाकर छात्रों को गुमराह किया और यह रकम जुटाई। ईडी को शक है कि यह अवैध फंड और ज्यादा भी हो सकती है, जिसकी तह तक पहुंचने के लिए विस्तृत जांच जरूरी है। खैर, खबरों को थोड़ा सा इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ाते हैं, लेकिन एक अलग एंगल से। सहारनपुर और अल फलाह यूनिवर्सिटी का कनेक्शन जुड़ने के बाद इसका इंपैक्ट उत्तर प्रदेश में दिखने लगा है। सवाल है कि क्या दिल्ली ब्लास्ट में व्हाइट कॉलर टेरर वाली थ्योरी और पढ़े लिखे डॉक्टर्स के आतंकी कनेक्शन के बाद उत्तर प्रदेश के मदरसे टारगेट पर है, क्योंकि राज्य के मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त यानी सभी मदरसों को लेकर एक आदेश जारी किया गया है। सरकारी आदेश के अनुसार मदरसे में पढ़ाने वाले सभी मौलानाओं को अपनी जानकारी ATS को देनी होगी। मौलानाओं के साथ मदरसे में पढ़ने वाले सभी छात्रों की डिटेल भी ATS को देनी होगी। मदरसों से जुड़ी यह जानकारी अल्पसंख्यक विभाग से मांगी गई है। बताया गया कि यह सुरक्षा ऑडिट का हिस्सा है, ताकि किसी भी संस्थान में संदिग्ध तत्वों की मौजूदगी को समय रहते पहचाना जा सके। ATS को यूपी के मदरसों से जुड़ी क्या डिटेल चाहिए, यह भी जान लीजिए। नए आदेश के अनुसार प्रदेश के सभी मदरसों को मौलानाओं और छात्रों का पूरा नाम, उनका मोबाइल नंबर, उनके पिता का नाम, पूरा स्थायी पता, इसके साथ आधार कार्ड का ब्यौरा और पहचान संबंधी दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। इस आदेश पर अमल भी शुरू हो चुका है। यूपी ATS की प्रयागराज यूनिट एक्शन मोड में है। प्रयागराज जिले में मौजूद मदरसों की सख्त निगरानी शुरू हो चुकी है। पूरे प्रदेश में वेरिफिकेशन ड्राइव शुरू हो सकती है। सवाल है कि यूपी के मदरसों पर ATS की नजर क्यों है, इस पर मौलाना क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं। मदरसे जिले में जितने मदरसे चल रहे हैं उसमें उनका प्रबंधक कौन है, प्रधानाचार्य कौन है, उनका विवरण से उनके एड्रेस और मोबाइल नंबर, पिता का नाम और साथ में बच्चों के विवरण भी मांगा गया है। तो ये हम लोगों ने एक पत्र जारी करके सभी मदरसों के जो जिले में चल रहे हैं सभी से एक सूचना मांगी है। निरीक्षण ये हम लोगों का ये चलता रहता है। कभी कभी ये एक तरीके से ये विभागीय का प्रक्रिया भी है कि हम लोग समय समय पे जो संचालित मदरसे हैं जिसमें कि एडेड हो गए, नॉन एडेड मदरसे, समय समय पे इनका निरीक्षण हम लोगों की तरफ किया जाता है। जनपद चित्रकूट में 4 मदरसे जो मान्यता प्राप्त हैं वो संचालित हैं और इनका बराबर निरीक्षण किया जाता है मेरे द्वारा। किसी प्रकार की ऐसी गतिविधि पाई जाती है तो तत्काल प्रभावित कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, सरकार सही कर रही है, मदरसों का जांच कर रही है। ठीक है, हमारे पास सारा रिकॉर्ड है, अगर कोई आएगा तो हम सब देंगे कौन बच्चे कहाँ के हैं। सरकार और जो भी संस्थाएं हैं उनका काम होता है कि अपने अपने वक्त पे जिस तरीके से छानबीन और जांच करना चाहिए वो अपना काम करती हैं। एजेंसियों का जो काम है वो तो करेंगे, इसमें हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है।
देखिए, आज इस खबर पर रिसर्च करते वक्त हमें यूपी के मदरसों के कुछ आंकड़े मिले हैं, जिस पर हमने फिक्र की एक फैक्ट शीट तैयार की है। देखिए, डेटा चर्निंग जरूरी है। इस वक्त प्रदेश में लगभग 26,000 से ज्यादा मदरसे चल रहे हैं। करीब 13,000 मदरसे यूपी मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त बताए जा रहे हैं, जबकि 8,500 मदरसे ऐसे हैं जिन्होंने कभी रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया है। इसके अलावा 4,600 मदरसे रजिस्टर्ड हैं और अपना खर्च वो खुद उठाते हैं। लेकिन यूपी में मदरसों से मौलानाओं और छात्रों को जो जानकारी मांगी गई है वो सबको देनी होगी, फिर चाहे वो सरकारी अनुदान पर चल रहे हों या फिर खुद के खर्च पर।